सभी साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। मैं संतोष टेकला आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने राजस्थान एग्जाम्स आरडब्ल्यू चैनल पर। और भैया हमारी जो सीरीज चल रही है उड़ान सीरीज, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी हमने इंडियन पॉलिटी से शुरुआत करी है, ठीक है भाई। तो अभी हमने जो रिसेंटली जो हमारी क्लास थी, रिसेंटली हमारा जो सेशन था, पिछले 2 सेशन, उन दोनों सेशन के अंतर्गत हमने बात करी भाई साहब भारतीय संविधान की विशेषता और उसकी प्रस्तावना के बारे में। आज आज हम आपके सीईटी का अगला टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित है भाई साहब। राजस्थान की जो सीईटी की एग्जाम है उसमें भाई साहब हमारा जो टॉपिक आते हैं पॉलिटी के, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और इसमें हमारा अगला जो टॉपिक है आज का वो है भैया मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार है। और कल कल सुबह 9 बजे से आपकी एक थ्योरी वाली क्लास भी होगी भाई साहब, है ना। वन शॉट क्लास होने वाली है, थ्योरी वाली क्लास लेने वाली है अपनी, है ना। सुबह 9 बजे हम थ्योरी की क्लास भी पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है भैया। प्रिया कुमारी, वर्षा सेन, निक्कू कुमारी, संजू प्रजापति, बिट्टू, महिपाल चौधरी, सिंधु, सचिन कुमार, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है भाई। शुरू करते हैं। देखो आज का हमारा सेशन, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, खम्मा घणी, ठीक है भाई। देखो तो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो आ जाइए भैया। पहला जो हमारा आज का प्रश्न है, ये मैंने थोड़े से आज लेवल वाले प्रश्न लिए, मतलब लेवल से मतलब हमारे जो चल रहा है वर्तमान में हमारे राजस्थान में जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उस तरह के प्रश्न भी लाया हूं। साथ में भाई साहब आपके लिए व्याख्या तो है ही, ठीक है भाई। तो आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भाई साहब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। पहला प्रश्न क्या है? देखो पहले प्रश्न की चर्चा करें तो पहला प्रश्न आ जाता है साहब हमारे कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई साहब, भाई जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के संबंध में जो कथन दिए गए हैं, ये इन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और भाई साहब कथनों पर जब हम विचार करें तो भैया कौन कौन से कथन हैं, क्या क्या बातें यहां से निकल कर आती हैं। देखो पहला कथन आ जाता है कि ये अधिकार पूर्ण, है ना, एब्सोल्यूट है और राज्य इन पर किसी भी परिस्थिति में उचित प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। भाई राज्य जो है वो इन पर किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ऐसा पहला कथन कहता है भाई साहब। तो ये कथन तो गलत है भाई, ये कथन तो गलत है। यानी अधिकार जो है, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है भाई साहब। मौलिक अधिकारों पर मान लीजिए अगर हम बात करें कि भाई साहब भारत की एकता और अखंडता की जब बात आ जाती है भारत की एकता और अखंडता की अगर मान लीजिए बात आ जाए, या फिर भाई साहब बात आ जाए किसकी, राष्ट्रीय सुरक्षा की, है एकता या राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आ जाए तो भैया इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? हमारे भारत की संसद के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें तो दूसरा आ जाता है भाई साहब कि इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये तो है भाई साहब, है भाई, ये जो है कंपल्सिव है। क्या है? कंपल्सिव है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। किसको किसको प्रदान की गई है भैया? तो मौलिक अधिकारों को प्रदान की गई है। देखो मौलिक अधिकारों की बात करें, अब देखो यहां पेज जो है ना भाई साहब, ये पेज आज का भरा हुआ है, समझिएगा मेरी बात को आप। पेज जो है हमारा वो भरा हुआ है, प्रश्न बड़े हैं, समझ रहे हो, नए पैटर्न पर लिए हैं, पेज बड़े हैं, तो इसलिए मैं साथ में एक खाली पेज भी इंक्लूड करने वाला हूं इसमें भाई साहब, ठीक है ना। अब हम खाली पेज इंक्लूड करें भाई साहब। देखो खाली पेज जब हम इंक्लूड करेंगे ना, तो खाली पेज इंक्लूड करने पर क्या हुआ, देखो खाली पेज इंक्लूड जब हम करेंगे तो यहां पर देखो हम बात करते हैं भैया, थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, थ्योरी भी समझ लेते हैं भाई साहब, साथ में थ्योरी भी हम करते चलेंगे यहां पे। देखो बात करें भाई साहब किसके बारे में, टॉपिक लिया है हमारा आज का, हमारा जो टॉपिक है वो है भैया कौन सा, मौलिक अधिकार। कौन सा है भाई मेरे? मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, है ना। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, है ना भाई, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है भैया, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं भाई। और मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, मौलिक अधिकार जो हैं
इनका उल्लेख आ जाता है कहां पे? तो इनका उल्लेख किया गया है भाई साहब भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख आता है। कहां पे उल्लेख आता है? भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेख आता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेदों की, कि भाई साहब मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं, अनुच्छेदों की जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद आ जाते हैं हमारे कौन से? अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। कितने आते हैं भैया? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे साथियों? मौलिक अधिकारों से संबंधित है ना। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख आता है। अब मौलिक अधिकारों में और बात करें भाई साहब, तो मौलिक अधिकार जो है, देखो थ्योरी भी समझते चलेंगे, साथ में प्रश्न भी सॉल्व करते चलेंगे। हमारा जो सीरीज चलाई गई है उड़ान सीरीज, इस उड़ान सीरीज का उद्देश्य आपको दोनों तरीके से समझाना है भाई साहब। थ्योरेटिकल भी चलेंगे और भाई साहब ऑब्जेक्टिव तो आपके सामने लेकर आए ही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो और बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार जो है इनका प्रावधान भारत के संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो हैं ये भारत के संविधान में कहां से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, है ना। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है। और जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या की, तो भाई साहब मौलिक अधिकार जो हैं इनकी संख्या है, मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो मौलिक अधिकार जो हैं इनकी संख्या मूल संविधान में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उस मूल संविधान में इनकी संख्या थी भैया कितनी? 7 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान में। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या रह जाती है कितनी? 6 मौलिक अधिकार रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं भैया? 6 मौलिक अधिकार रह जाते हैं। इसका मतलब एक मौलिक अधिकार जो है वो भारत के संविधान में से क्या कर दिया गया? एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में से हटाया गया। यह हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? तो यह था भैया संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है भाई। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया, ये हटाया गया है कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये हटाया गया भैया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के और वर्तमान में इसको बना दिया क्या? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया है। वर्तमान में इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया भाई साहब। इसको क्या बना दिया? कानूनी या विधिक अधिकार बनाया है। और इसका उल्लेख वर्तमान में कहां आता है? तो वर्तमान में इसका उल्लेख जो आता है वो आता है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, है ना। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वर्तमान में इसका उल्लेख आता है। पहले इस संपत्ति के अधिकार से अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो पहले इसका उल्लेख आता था अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(7) में, है ना। अनुच्छेद 19(7) के अंतर्गत 1 अनुच्छेद 19(1) और H, है ना, H, अनुच्छेद 19(1) H के अंतर्गत उल्लेख आता था भाई साहब। किसका? संपत्ति के अधिकार का, है ना। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख आता था। ठीक है भाई, आया समझ में? H नहीं, एक मिनट रुको, ABCDEF फिक्स 6 G आएगा, सॉरी G, है ना। 7वें नंबर पे G आता है ना। हाँ, F का फिक्स, सॉरी ये 7वें नंबर पे आता है, तो H की जगह आएगा G। ठीक है भाई, G आएगा, ये G, हाँ जी G, ठीक है। 19G आएगा भाई साहब, है ना। 19G आ जाएगा क्योंकि 6 फिक्स ABCDEF
और जी 7वें नंबर पर जी आता है ना। तो 19(1) जी के अंतर्गत उल्लेख आता था किसका? संपत्ति के अधिकार का, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मौलिक अधिकारों से संबंधित मैंने आपको थोड़ी सी नॉर्मल बातें बताई है, और फिर इसमें थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं भाई साहब कि ये 6 संपत्ति के जो 6 जो मौलिक अधिकार हैं, ये 6 मौलिक अधिकार आते कौन कौन से हैं भाई साहब। यहां 6 मौलिक अधिकारों की जब हम बात करें भैया कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, देखो इनके भी मैं आपको नाम लिख देता हूं भाई साहब कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से आते हैं। देखो पहला आ जाता है कौन सा? समानता का अधिकार। कौन सा आ जाता है? समानता का अधिकार है। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है भैया। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। तीसरा कौन सा आ जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है। कौन सा आ जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है भैया। चौथा कौन सा आ जाता है मौलिक अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भाइयों, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा जाता है? अल्पसंख्यक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। कौन सा आ जाता है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग को दिया गया है अल्पसंख्यक संस्कृति एवं शिक्षा, अल्पसंख्यक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और लास्ट और छठा जो मौलिक अधिकार आता है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रदान है नागरिकों को, वो आ जाता है भाई साहब कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किए गए हैं भाई साहब, है ना। ये 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में जो भारत के संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है साथियों। तो अब देखो, अब आ जाते हैं हम फिर से हमारे प्रश्न पे। तो मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं भाई साहब, मौलिक अधिकारों से संबंधित कथन की बात कर रहे हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया, दूसरा कथन सही है भैया, सॉरी दूसरा कथन जो है ये सही है भैया, भाई दूसरा कथन सही है ना। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन तो सही है भाई साहब। तीसरे कथन की बात करें, देखो तीसरे कथन को चेक करें, आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो सभी तो नहीं होते हैं भाई साहब, निलंबित तो होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं। अनुच्छेद कौन कौन से भैया? आपातकाल के समय भी अनुच्छेद कौन कौन से रह जाते हैं? अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं ये आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते हैं भाई साहब, है ना। 20 एवं 21, अनुच्छेद 20 एवं 21 निलंबित नहीं होते हैं। इसका मतलब भाई साहब इसमें सिर्फ एक कथन सही है, कौन सा? दूसरा कथन, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो कंपल्सिव है भाई साहब। इनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा इनको क्या दिया गया है? सुरक्षा प्रदान की गई है, गारंटी दी गई है भाई साहब, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केवल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगले प्रश्न की ओर चलें भैया। अगला प्रश्न है हमारे कौन सा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि शब्द में क्या क्या शामिल है? अनुच्छेद 13, देखो अनुच्छेद 13 का यहां उल्लेख आया है भाई साहब। किसका उल्लेख आया है? अब देखो पेज खाली नहीं है, मैंने पहले भी कहा है भैया बड़े पेज है, अब सॉरी बड़े प्रश्न है तो पेज पूरा भरा हुआ है। मैं यहीं पे अगर आपको लिखूं, है ना, यहीं पे आपको लिखूं तो फिर भाई साहब पूरा मिक्स हो जाना है, तो इसलिए मैं पेज ऐड करके हुए चल रहा हूं भाई साहब, है ना, पेज ऐड करते हुए चल रहा हूं। अब आप यहां से बात करें, देखो अनुच्छेद 13 की बात करें। देखो अनुच्छेद 13 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 13 क्या है भैया? अनुच्छेद 13 की जब हम बात करते हैं तो ये जो अनुच्छेद 13 है, इस अनुच्छेद 13 को क्या कहा गया है? इसमें मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण की विधियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई साहब? मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण की विधियों का उल्लेख है। या इसको हम सीधी सी भाषा में ऐसे समझ ले कि अनुच्छेद 13 जो है
ये न्यायिक पुनरावलोकन है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। किसका आधार माना जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना गया है भाई साहब किसको? अनुच्छेद 13 को माना गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना गया है भाई साहब। और अनुच्छेद 13 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम चलें तो एक आ जाता है अनुच्छेद 13(1). कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 13(1) आ जाता है। अनुच्छेद 13(1) की जब हम बात करें तो यहां पे उल्लेख किया गया भाई साहब कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की बनी हो, संविधान के लागू होने से पहले की बनी हो तथा वर्तमान में संविधान में असंगत हो तो उसे शून्य माना जाएगा, शून्य करार दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की बनी है और संविधान में वर्तमान में असंगत है, मतलब वर्तमान में संविधान में क्या है? असंगत है भाई साहब, तो उसको स्वतः ही क्या कर दिया जाएगा? शून्य करार दे दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो एक आता है अनुच्छेद 13(2). कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 13(2) आ जाता है। अब अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत क्या है? तो इसमें भी कुछ ऐसा ही मिला जुला है भाई साहब कि कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून है ना, कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून जो, कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के लागू होने के बाद का बना हो, संविधान के लागू होने के बाद का बना हो तथा वर्तमान में संविधान में असंगत हो, तथा वर्तमान में संविधान में असंगत हो, उसे भी शून्य करार दिया जाएगा। और भाई साहब ये जो पूछा गया है अभी वर्तमान में, वो पूछा गया हमारे प्रश्न में कौन सा? अनुच्छेद 13(3). अनुच्छेद 13(3) में क्या है? अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है भैया? विधि शब्द की परिभाषा दी गई है ना। विधि शब्द की परिभाषा का उल्लेख आता है किसमें? अनुच्छेद 13(3) में आता है भाई साहब। किसमें आता है? अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा का उल्लेख आता है। और मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 12 की अगर हम बात कर लें तो वहां राज्य शब्द की परिभाषा आती है। किसकी आती है? देखो अनुच्छेद 12 भी आप साथ में याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 में क्या है भाइयों? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा आती है। किसकी परिभाषा आती है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है भाई साहब? राज्य शब्द की परिभाषा है ना। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 की, भैया विधि शब्द की परिभाषा का उल्लेख है। और इस विधि शब्द में कौन कौन शामिल है? यही तो पूछ रहा है प्रश्न हमारा। भाई हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? यही तो पूछ रहा है भाई साहब कि अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि जो है, लॉ जो है, उसमें क्या क्या शामिल है ना। विधि शब्द में क्या क्या शामिल आता है, यहां पे यही पूछा गया। देखो भाई साहब विधि शब्द में क्या क्या शामिल है। पहला आ जाता है हमारे ऑप्शन संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी कानून शामिल है क्या? बिल्कुल शामिल है भैया। है कानून कैसे बनेगा? संसद ही तो बनाएगी। जब कानून की ही बात कर रहे हैं तो भाई साहब कानून की बात करने के अंतर्गत तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब तो यही हुआ भाई साहब कि ये शामिल है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये शामिल है। इसके बाद हम बात करें, दूसरा है भैया राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो पास करता है। भाई राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, अगर होगा सिलेबस में तो मुझे लगता है राष्ट्रपति सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, है ना, अनुच्छेद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद आ जाता है 123। कौन सा आ जाता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है ना। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब अध्यादेश की जब हम बात करते हैं भाई साहब तो यह भी तो एक प्रकार का क्या हो गया भाई? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का टेम्परेरी लॉ है ना। अस्थायी कानून टेम्परेरी लॉ है भाई साहब ये भी, है ना। तो अगर हम बात करें अध्यादेश की, है ना, तो अध्यादेश क्या है? अध्यादेश एक प्रकार का कानून है, तो ये भी शामिल है भाई साहब, ये भी शामिल है, दोनों शामिल है। और कार्यपालिका द्वारा जारी नियम, उपनियम, विनिमय, अधिसूचना, ये भी भाई साहब, ये भी विधि शब्द की परिभाषा में शामिल है। और चौथा है भाई साहब कि रूढ़ियां या प्रथाएं जिन्हें कानून का बल प्राप्त है। तो कानून का बल प्राप्त है भाई साहब, तो वो तो कानून है ही सीधा सा, है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया भाई साहब? इसका आंसर हो जाएगा हमारे 1 2 3 4, चौथा ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। हाँ जी भाई साहब, सभी हो गया इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई साहब।
अगले प्रश्न पर आ जाओ। अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश, अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त जो वाक्यांश है, कौन सा वाक्यांश? विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। और दूसरा है कौन सा? विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो शब्द हैं भाई साहब, कौन से में? अनुच्छेद 14 में आते हैं, है ना। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब ये चार कथन है भाई साहब, इन चार कथनों की जब हम बात करते हैं तो देखो व्याख्या तो यही हो रही है भाई साहब इसकी। भाई व्याख्या इसकी यहीं पर हो रही है, समझ लीजिए आप कि भाई साहब क्या क्या आता है, कौन सा कथन जो है वो सही है। देखो अगर हम बात करें किसकी? विधि के समान संरक्षण की। देखो मैं समझा देता हूं आपको भाई साहब, विधि के समान संरक्षण पहला है कौन सा? विधि के समान, सॉरी विधि के समक्ष समानता की बात कर लें। देखो विधि के समक्ष समानता, तो ये जो विधि के समक्ष समानता है ना, दोनों वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, दोनों वाक्यांश अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। पहला वाक्यांश ब्रिटिश मूल का नकारात्मक, है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी जो हैं वो समान है। भाई कानून के सामने सभी समान है, तो ये कैसी अवधारणा है? ये तो नकारात्मक अवधारणा है। भाई कानून के सामने सभी समान कहां है? अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कानून बन रहे हैं हमारे यहां, भाई हमारे यहां बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो अवधारणा है, ये जो थ्योरी है ना, ये भारत के संविधान में कहां से ली गई है? तो इसको ग्रहण किया गया है भाई साहब भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। और ये कैसी अवधारणा है? तो ये नकारात्मक अवधारणा है। कैसी है? नकारात्मक अवधारणा है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी अवधारणा की, तो दूसरी अवधारणा कौन सी हो गई? विधि के समान संरक्षण, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भाई समान रूप से कानून बनाए जा सकते हैं, भाई समान रूप से कानून जो है वो बनाए जा सकते हैं, सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन दी जा सकती है। अभी हाल ही में करंट में भी हमने बात करी भाई साहब, है ना, कि राजस्थान में नई पहल शुरू हुई है ना। हमारी डेली क्लास चलती है भाई साहब करंट अफेयर्स की, शाम को 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास होती है। उसके अंतर्गत हमने एक दिन बात करी थी भाई साहब कि अभी हाल ही में एक समीक्षा बैठक की गई है, और समीक्षा बैठक के अंतर्गत यह डिसाइड हुआ है कि हो सकता है आने वाले समय में हमारे राजस्थान में यूसीसी लागू हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत क्या होगा? सभी पर समान कानून लागू होगा। भाई अभी हमारे अलग अलग है, हिंदू मैरिज लॉ अलग है, इस्लामिक मैरिज लॉ अलग है भाई साहब, अलग अलग कानून है, अलग अलग परिस्थितियों के लिए है भाई साहब, है ना। हाँ बड़ा वाला ऑप्शन तुक्का मारो, सही है। तो आगे हम बात करें विधियों के समान संरक्षण, तो भाई साहब ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा भारत के संविधान में कहां से ग्रहण की गई है? तो इस अवधारणा को ग्रहण किया गया है भारत के संविधान में, कहां से? अमेरिका से। कहां से ग्रहण की गई है? ये अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की गई है, और इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता है। कैसा माना जाता है भैया? सकारात्मक अवधारणा मानी गई है। ये कैसी मानी गई है? सकारात्मक अवधारणा मानी गई है कि हां भाई ऐसा तो हो सकता है। ठीक है भैया। तो अब देखो दोनों वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिए गए, तो दोनों तो नहीं लिए, एक तो ब्रिटेन से एक अमेरिका से लिया। दूसरा कह रहा है कि दोनों अमेरिका से लिए गए, तो नहीं लिए दोनों अमेरिका से हमने, है ना। फिर क्या है? पहला वाक्यांश ब्रिटिश मूल का नकारात्मक दृष्टिकोण है, जबकि दूसरा वाक्यांश अमेरिकी मूल का सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। पहला वाक्यांश सकारात्मक दृष्टिकोण है और दूसरा नकारात्मक है, बिल्कुल है तो सही है, नहीं बिल्कुल उल्टा है, तो पहला तो नकारात्मक है, दूसरा सकारात्मक है ना। तो इसका मतलब अनुच्छेद 14 है, जब हम बात करते हैं किसकी? समानता के अधिकार की। हमने पढ़ा ना भैया 6 मौलिक अधिकार आते हैं, इनमें पहला आ जाता है कौन सा? समानता का अधिकार। कौन सा आ जाता है भाई मेरे? समानता का अधिकार आ जाता है। देखो अभी हम बात करें किसकी? समानता के अधिकार की बात करें, है ना। किसकी बात करें? समानता का अधिकार। किसकी बात करें भाई? समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार की जब हम बात करते हैं, ठीक है भाई, समानता के अधिकार की, पहला ही मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसमें अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद आ जाते हैं कितने? तो इसके अंतर्गत जब हम शामिल अनुच्छेदों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें अनुच्छेद आ जाते हैं भाई साहब 14 से 18 तक। 5 अनुच्छेद आते हैं। कितने आते हैं? 5 अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार से संबंधित है, 14 से 18 तक। और भाई साहब इसकी तो बड़ी ही प्रसिद्ध, मैं ये नहीं कह रहा मेरी शॉर्ट ट्रिक है, बड़ी ही प्रसिद्ध
है ना, हर किसी के पास मिल जाएगी, आपको भी पता होगा इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? बिभेलो अस्पृश्यता की उपाधि है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है भैया। क्या है? बिभेलो, बिभेलो अस्पृश्यता है, बिभेलो अस्पृश्यता की उपाधि है, उपाधि है। ये लो भाई साहब, कौन कौन से अनुच्छेद आगे देखो। पहला हो गया वी, वी से क्या लेना है हमको, है देखो, पहला हो गया हमारा कौन सा सा बी, और बी से क्या हो गया? अनुच्छेद 14। कौन सा हो गया? अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में भैया हमने अभी अभी देखा भाई साहब कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता क्या है भैया? विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण, एवं विधि के समान संरक्षण है। विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 14 में है। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में है भाई साहब। किसमें है? अनुच्छेद 14 में। देखो आगे बात करें भाई, आगे बात करें, अगला कौन सा है? भे से हम ले लेंगे भैया भेदभाव का अंत। कौन सा ले लेंगे? भेदभाव का अंत। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर से और कहीं लिखता हूं, देखो यहीं पर लिख देता हूं भाई, है ना। कौन सा है? अनुच्छेद 15। कौन सा है? अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 में क्या है? भेदभाव का अंत। क्या है भाई? भेदभाव का अंत। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, है, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, मूलवंश आदि के आधार पर, है ना, भेदभाव का अंत किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत आता है भाई साहब। कौन से अनुच्छेद में? 15 में आ जाता है भाई साहब। किस में आ जाता है? अनुच्छेद 15 में। इस पर तो फिल्म भी बनी है भाई साहब, आर्टिकल 15। देखिए नहीं देखी? आर्टिकल 15 है। आगे चलें, देखो अगले की बात करें भाई साहब, अगला क्या आ जाता है? लो से क्या हो गया साहब? अनुच्छेद 16। कौन सा हो गया? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, इसमें क्या है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में लो से कौन सा शब्द याद रखना हमें? लोक नियोजन की समानता। कौन सा है भाई मेरे? लोक नियोजन की समानता। कौन सी है? लोक नियोजन, या इसको हम कह सकते हैं लोक नियोजन, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो अवसर, लोक नियोजन की या अवसर की समानता, है ना। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर, ऐसे भी कह सकते हैं भाई मेरे, सीधी सी भाषा में, है। तो ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? अनुच्छेद 16 हो गया। कौन सा हो गया भाई? अनुच्छेद 16 हो गया, है ना। और देखो अगले की बात करें, अस्पृश्यता। अब अस्पृश्यता से तो सीधा सा इसमें लिखा हुआ है भाई साहब, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कई बार पूछ लिया एग्जाम में। अनुच्छेद 17 तो एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17 में आता है भाई साहब। किस में आता है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है भाई साहब, है। किसका अंत किया गया है? अस्पृश्यता, या कह सकते हो क्या? छुआछूत, है ना। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है भाई साहब। किसमें? अनुच्छेद 17 में किया गया। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 18। अब देखो अनुच्छेद 18 की भी बात कर लें भाई। अनुच्छेद 18 में क्या है? ये आ गया अनुच्छेद 18, है ना। ये अनुच्छेद कौन सा आ गया? 18 आ गया भाई, है। ये अनुच्छेद कौन सा, ये कौन सा था हमारे? अनुच्छेद 17 था ना, तो ये अनुच्छेद 18 आ गया। अगला देखो अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में आ गया भाई साहब क्या? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों से क्या रह जाएगा भाई साहब? उपाधियों का अंत। यानी कि जो अनुच्छेद 18 है उसमें शिक्षा विभाग और सैन्य विभाग को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी संस्था से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध है अनुच्छेद 18 में। उपहार लेने पर, गिफ्ट लेने पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि उपहार, गिफ्ट क्या होता है? एक प्रकार से रिश्वत माना जाता है भाई साहब, है। आप किसी को उपहार दे रहे हो,
बदले में वो 100% आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। हाँ, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये अनुच्छेद आ जाता है हमारे किससे, किससे आ जाता है भाई साहब, राइट टू इक्वलिटी। ये हमने बात करी इसके बारे में, है ना, इसके बारे में हमने बात करी अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार आ जाता है। इसके बाद आ जाता है देखो अगला कौन सा, अनुच्छेद 15। अभी अभी हमने समझा इसको, अभी अभी हमने इसके ऊपर बात करी भाई साहब। अगला अनुच्छेद है हमारा कौन सा, अनुच्छेद है भाई साहब 15। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। भाई कौन से आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य, है ना। राज्य जो है वो भेदभाव कर सकता है, लेकिन कौन से आधारों पर नहीं करेगा, ये पूछा है इसमें भाई साहब, है ना। कौन से आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। देखो कैसे हैं भाई साहब, कौन कौन से हैं, देखो पहला है भैया हमारे कौन सा, देखो धर्म, कौन सा आ गया, धर्म आ गया भाई साहब। और कौन सा आ गया, धर्म, मूलवंश, जाति, है, धर्म, मूलवंश, जाति, है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो ये तो है, अभी अभी मैंने आपको बताया था भाई साहब अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कि भैया किसी भी व्यक्ति के साथ अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, यानी जो हमारे अनुच्छेद 15 जो है वो ये कहता है भैया कि जो सार्वजनिक स्थल है, क्या है, सार्वजनिक जो स्थल है भाई, सार्वजनिक स्थल सभी वर्गों के लिए है। सार्वजनिक जो स्थल है वो सार्वजनिक स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, है ना, खोले गए हैं। सार्वजनिक स्थल जो है वो सभी वर्गों के लिए खोले गए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। किस आधार पर भेदभाव, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। कौन कौन से शब्द है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है ना, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। अब इसमें देखो कुछ इसमें इसी को हमने आंसर, यही आंसर है हमारा, क्यों है आंसर यही, तो भाई साहब यही चीजें आती हैं इसमें। देखो यहां निवास आ गया, निवास के आधार पर तो राज्य भेदभाव करता है। हम राजस्थान के हैं, हम फॉर्म भरेंगे, प्रायोरिटी हमारी है। राजस्थान सरकार चाहे तो भरने दे दूसरे राज्य के व्यक्ति को फॉर्म, नहीं तो नहीं भी भरने दे, है कि नहीं। तो ये निवास हो गया, देखो यहां भी निवास आ गया, यहां भी निवास आ गया भाई साहब। और देखो यहां संपत्ति आ गई, संपत्ति तो वैसे ही, संपत्ति के आधार पर तो वैसे ही है। शैक्षणिक स्तर आ गया, भाषा आ गई, भाषाओं को लेकर तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं भाई साहब, है। अभी छोड़ो, हमारे राजस्थान में भी भाई साहब अभी मारवाड़ी भाषा पढ़ाए जाने की बात कही, और मारवाड़ी भाषा को जब पढ़ाए जाने की बात करें तो भाई साहब हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं भी बिलोंग करता हूं, वो पूर्वी क्षेत्र वो क्षेत्र है भाई साहब। अब आप कई बार कहते हो सर थे मारवाड़ी कौन बोलो, है, अब मारवाड़ी बोला क्या, माने खुद ने को आवे, ऐसे ही सीख रहे हैं हम भी आप लोगों से ही, आप लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं पूर्वी राजस्थान से, वहां पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में भाई साहब हमारे मोस्टली ब्रज भाषा का लोप आता है, ब्रज भाषा चलती है भाई साहब, है। मारवाड़ी हमें भी नहीं आती है, तो भाषा तो बड़ी दिक्कत है भाई साहब, भाषाओं की तो, है ना। तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा भाई साहब, इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब, है ना। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य जो है, मतलब राज्य से मतलब सरकार है, राज्य का मतलब यहां सरकार से है भाई साहब, ठीक है। राज्य का मतलब यहां किससे है, सरकार से। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये जो राज्य शब्द है इसकी परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 12 में है ना। राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा है भाई साहब अनुच्छेद 12 में, और इसका आप सीधी सी भाषा में, है ना, ज्यादा घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी भाषा में आप एक शब्द समझ लीजिए, सीधी सी भाषा में एक बात समझ लो भाई साहब कि राज्य शब्द का सीधा सा अर्थ किससे है, यहां राज्य शब्द का हम सीधा सा अर्थ लेंगे भाई साहब सरकार से। सीधी सी भाषा में अर्थ किससे लेंगे हम, सरकार से लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आया समझ में। चलिए भैया, ये आया समझ में, आगे बढ़े, आगे चर्चा करें, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आ गया, देखो कौन सा, अगले प्रश्न की बात करें भाई साहब। हाँ तो भाई वही तो बात है, कुणहा आपा ध्यान राखणो है, कुणहा आपा ध्यान राखणो, और मुलक, अब बोलने का लग गया वो, मुझे भी याद नहीं है भाई साहब, है, क्योंकि मारवाड़ी मैंने अभी अभी कहा है कि मुझे मारवाड़ी नहीं आती है। कुणहा आपा ध्यान राखणो है, मायड़ भाषा रो मान राखणो, कुछ ऐसा ही है, मुझे भी याद नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैं मारवाड़ से बिलोंग नहीं करता हूँ, है ना। हम तो पूर्वी राजस्थान वाले हैं भाई साहब। बाकी ठीक है, बोलो मैं समझू आप बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। बाकी
और आती नहीं है मुझे मारवाड़ी। ठीक है, चलिए भाई साहब आ जाओ, बात करें भैया। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग है ना, मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है भाई साहब, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? देखो भाई साहब, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आरक्षण जो दिया गया है ओबीसी को, किसको? ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, है ना। अगर हम बात करें भैया किसकी, ये आयोग जो है कौन सा है? मंडल आयोग है। कौन सा आयोग है? मंडल आयोग है। 1990 में इसका गठन हुआ था भाई साहब। कब हुआ था? 1990 में मंडल आयोग का गठन हुआ था 1990 में, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कितना? 27% आरक्षण, है ना। 1990 में इसका गठन हुआ था। अब यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की जब हम बात करें तो भैया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह यहां पे उल्लेख किया गया। देखो यहां पे अलग अलग अनुच्छेद आते हैं। जैसे पहला आ गया भैया हमारे अनुच्छेद 15(4), अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह था कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था भैया कि देखो भारत के संविधान की हमने विशेषताएं पढ़ी है ना, तो भारत के संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत एक विशेषता यह थी कि भारत के संविधान को कठोर एवं लचीला कहा गया है। कठोर एवं लचीला कहा गया है? कठोर एवं लचीला क्यों कहा गया है? तो यही कंडीशन है भाई साहब भारत के संविधान को कठोर एवं लचीला कहने की। क्या कंडीशन है? कि अभी हमने पढ़ा भाई साहब अनुच्छेद 15, जहां उल्लेख था कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद 15 कह रहा है। ठीक है भाई, मान लिया हमने। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 15(4) क्या कह रहा है? 15(4) कह रहा है भाई साहब कि जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है ना, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है ना, उन वर्गों को और एसटी एससी के वर्गों को, है ना, शिक्षण संस्थानों में विशेष छूट दी जाएगी। यानी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में है। किसमें है भाई साहब? शिक्षण संस्थानों में है ना। शिक्षण संस्थानों में एसटी एससी और पिछड़े वर्ग को विशेष छूट है भाई साहब। विशेष छूट का मतलब वही है, आरक्षण है, विशेष छूट है भाई साहब। कौन से अनुच्छेद में? 15(4) में है। कौन से अनुच्छेद में भाई? 15(4) में है। 16(4) इसका क्या हो जाएगा? 16(4) आंसर है भाई साहब इसका आंसर 16(4) है ना। ये जो मंडल आयोग है, मंडल आयोग की सिफारिश पर 16(4) के तहत, किसके तहत? 16(4) के तहत आरक्षण दिया गया भैया। किसको? ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। आरक्षण की भी थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए भाई साहब, कि अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा, हम जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची आती है। कौन सी आती है मेरे प्यारे साथियों? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि किसी भी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। यानी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित विषयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर हम बात करें आरक्षण को लेकर तो एक केस आता है भाई साहब। क्या आता है? एक केस आता है। कौन सा केस आता है? कौन सा केस आता है प्यारे साथियों? है ना, केस है भाई साहब कौन सा? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ है ना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस आता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये केस है भैया 1992 का, 1992 का ये केस है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है? इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण को लेकर एक निर्णय दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक निर्णय दिया था भाई साहब। क्या निर्णय दिया था? आरक्षण को लेकर निर्णय दिया था कि आरक्षण की सीमा निर्धारित कर दी गई थी भाई साहब, है ना। इस केस में आरक्षण की सीमा का निर्धारण कर दिया गया कि किसी भी राज्य में आरक्षण कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिसाइड किया गया भैया कि 50% से अधिक आरक्षण किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, है ना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में 50% डिसाइड कर दिया भैया कि 50% से ज्यादा आरक्षण
किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक आरक्षण की, है भारत में अगर हम बात करें भैया सर्वाधिक आरक्षण की, तो भारत में सर्वाधिक आरक्षण कौन से राज्य में आता है? सर्वाधिक आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक आरक्षण जो आता है वो आता है भाई मेरे तमिलनाडु में। कहां आता है? तमिलनाडु में आता है। भारत में सर्वाधिक आरक्षण वाला राज्य स्टेट कौन सा है? तो ये है भाइयों तमिलनाडु, जहां पे कितना आरक्षण है? कितना आरक्षण है? 69% आरक्षण है भाई साहब। कितना है? 69%। 69% आरक्षण का प्रावधान है भाई साहब। कहां पे? तमिलनाडु में, है ना? ठीक है भाई, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। और मैंने अभी आपको बताया था 9वीं अनुसूची का। किसका बताया था? 9वीं अनुसूची का भी बताया था। तो इसका भी सुन लो भाई, निर्धारण हो गया। लेकिन अगर हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण 9वीं अनुसूची में कौन से राज्य का है? तो 9वीं अनुसूची जिसमें सम्मिलित विषयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो 9वीं अनुसूची में शामिल है। 9वीं अनुसूची में कहां का आरक्षण शामिल है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है भाई साहब किस राज्य के आरक्षण को? तो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य। केरलम, अब तो केरलम कर दिया ना नाम, केरलम राज्य, है ना? केरलम राज्य जो है इसका आरक्षण शामिल है भैया। कितना आरक्षण है यहां पे ऐसा? तो यहां पे 64% है। 64% आरक्षण है केरल में, जिसको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। अब मेरे प्यारे साथियों, हम तो राजस्थान के हैं, राजस्थान की बात कर लें। राजस्थान की अगर हम बात करें भाई साहब कि हमारे राजस्थान में कितना आरक्षण है? तो पता है कि नहीं राजस्थान में आरक्षण की स्थिति? भाई राजस्थान की अगर हम बात करें कि भैया राजस्थान में आरक्षण कितना है, तो राजस्थान में आरक्षण आ जाता है भैया वर्तमान में 64%। हमारे राजस्थान में 64% आरक्षण है भाई साहब। कितना है? 64% आरक्षण आता है राजस्थान में भाई साहब। कैसे कैसे आ जाता है? देखो, एक तो आ जाता है भैया कौन? ओबीसी। एक कैटेगरी तो कौन सी है? ओबीसी है। एक आ जाती है भैया हमारे कौन सी? एससी। एक आ जाती है भैया राजस्थान में एसटी। एक आ जाएगी ईडब्ल्यूएस। कौन सी आ जाएगी? ईडब्ल्यूएस। और एक कैटेगरी आ जाती है भैया एमबीसी। ये कैटेगरियां आती है हमारे राजस्थान में। कहां पे आती है? राजस्थान में है भाई साहब, है ना? अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को 21% आरक्षण है। अगर बात करें एससी की, तो भाई साहब एससी को कितना परसेंट आरक्षण है? 16% आरक्षण है। अगर हम बात करें एसटी की, तो 12% एसटी को आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है। और एमबीसी की अगर हम बात करें तो 5% आरक्षण किसको है? एमबीसी को है। टोटल करेंगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा? 64% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64% आरक्षण हो जाता है साथियों। ठीक है, तो ये भाई साहब ये हमारे राजस्थान के आरक्षण का प्रावधान है भाई साहब। ठीक है, तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, वो कौन सा था? वो अनुच्छेद 16(4) है, जिसके अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था भाई साहब। ठीक है, चलिए इसके बाद, अच्छा अनुच्छेद 17 तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 17 पढ़ाई दिया भाई साहब। ठीक है ना? चलिए आगे बात करें भाई साहब, आगे बात करें मेरे भाई। ठीक है, देखो अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता और उस पर लगाए जाने वाले तार्किक प्रतिबंधों के अनुच्छेदों का कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है भाई। अनुच्छेद 19 की बात, हमारा प्रश्न नंबर जो 6 है, ये अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है ना? किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है भाइयों। अब देखो अनुच्छेद 19 को समझ लें भाई साहब, है ना? अनुच्छेद 19 देखो, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, है ना, मैंने बताया ना पहला कौन सा था? समानता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक आते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और उसमें पहला अनुच्छेद आ जाता है हमारा कौन सा? अनुच्छेद 19, है ना? अनुच्छेद कौन सा? 19। अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता दी गई है ना? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की भाई? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है।
छह प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है भाई साहब क्या? अनुच्छेद 19, है ना? अनुच्छेद 19 एक, अनुच्छेद 19 एक, है ना? अब इसमें छह प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी देखो, है ना? अब मैं इसके नंबर डालता जाता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, समझ लिए भाई साहब, है ना? अनुच्छेद 19 एक, है ना? अनुच्छेद 19 एक, ये अनुच्छेद 19 एक की बात कर रहे हैं भाई हम, है ना? इसकी बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 एक, ठीक है। अनुच्छेद 19 एक में छह प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं देखो, अनुच्छेद 19 एक ए, ठीक है भाई, अनुच्छेद 19 एक ए कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आती है भाई साहब अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत। वाक एवं यानी बोलने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है ना? लेकिन अब समझो तार्किक, अभी हम देखो इसमें प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भाई साहब की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छह प्रकार की, और उन पर लगाए जाने वाले तार्किक प्रतिबंधों की बात है। अब भाई साहब यहां कह रहा है अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 19 एक ए कह रहा है कि भैया मुझे बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, मैं मेरी मर्जी आएगी वो बोलूंगा। ऐसा थोड़ी है भाई साहब, है? ऐसे काम ना चले भैया, है? तू तो कह देगा मेरा मन तो गाली मार देने का हो रहा है किसी को, ऐसे कैसे गाली दे दोगे भाई साहब? सामने वाला तो उठार भाटो देगो, है क्या नहीं? तो तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है भाई साहब, यानी आपको बोलने और विचार प्रकट करने की, शांत रहने की स्वतंत्रता, अरे बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कब तक? जब तक भाई साहब किसी के मानहानि नहीं हो, देश की एकता अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचे। तो ऐसी स्थितियों में अगर मान लो आप बोल रहे हो देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हो, दंगे भड़काने वाली बातें कर रहे हो, तो प्रतिबंध तो लगेगा आपके ऊपर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मेरी बात को समझना भाई साहब। तो ये छह प्रकार की स्वतंत्रता आती है। अब मैं लिख रहा हूं ए हो गया। देखो बी अगर हम बात करें भाई साहब, बी में क्या है? अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत, एक के अंतर्गत की हो गई। बी में क्या है भाई साहब? बी में है सभा या सम्मेलन, सभा या सम्मेलन का आयोजन करने की, है ना? सभा या सम्मेलन का आयोजन करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप हथियार रहित, है, हथियार रहित और शांतिपूर्ण किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में शांतिपूर्ण और हथियार रहित सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हो। सी अगर हम बात करें भैया सी की, तो सी में क्या है? संघ, कोई भी किसी भी प्रकार का संघ या संगठन या सरकारी समूह, है ना? संघ संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता देता है ना? बनाने की स्वतंत्रता देता है। अगला आ जाता है साहब डी, है, डी आ जाता है अगला। डी में क्या है भाई साहब? डी की अगर हम बात करें तो डी में क्या आ जाएगा? देखो अगर बात करें डी की, तो इसमें क्या है भाई साहब, है ना? भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से, है ना, निर्बाध या स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से या स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं भाई साहब, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आप पर नहीं लगाया जा सकता है। ई की अगर बात करें भाई साहब, ई में क्या है? तो इसमें क्या आ जाएगा भाई साहब? इसमें आ जाता है बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, है ना? निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, है ना? अब इसमें पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था भाइयों, है? जम्मू कश्मीर पहले शामिल नहीं था, लेकिन अब तो शामिल है। निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर, है, मकान बनाकर, खुद का जमीन लेकर मकान बनाकर आप रह सकते हो भाई साहब। निवास करने की स्वतंत्रता है, ठीक है मेरे साथियों। और बात करें भैया छठे की, है ना, लास्ट कौन सी है? तो यह है भैया आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आजीविका चलाने, है ना? आजीविका चलाने या रोजगार, आजीविका या हम कह सकते हैं रोजगार करने की स्वतंत्रता है।
आप किसी भी भारत के क्षेत्र में जाके और अपनी आजीविका हेतु कार्य कर सकते हो, रोजगार चला सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिख देता हूं, चलो मैं आपको साथ में ही, है ना, इसमें एक और आता था पहले, कौन सा, जी, जी, जिसके अंतर्गत क्या था, संपत्ति का अधिकार था भाई, क्या था, संपत्ति, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी भाई साहब, है ना, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। इसको वर्तमान में हटा दिया, है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया। क्या कर दिया भैया, हटा दिया गया इसको, है ना, संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया वर्तमान में। तो ये वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, 19(1) के अंतर्गत आती है। अब इन पर तार्किक रूप से प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है? देखो, सभा सम्मेलन करने की आज है, अभी बहुत तक बड़ा एक चल रहा है भाई साहब, दिल्ली के हमारे जंतर मंतर में भाई साहब चल रहा है ना, सोनम वांगचुक के द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में, ठीक है भाई साहब, ठीक है, वो विद्यार्थियों के हित में बहुत बड़ा एजेंडा चला रहे हैं भाई साहब, विद्यार्थियों के हित के लिए है ना, मैं सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं किसी भी प्रकार की, संविधान में हम बात कर रहे हैं, इसलिए बात आई है तो मैं बता रहा हूं आपको। जब हम बात करें, देखो यहां सभा सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है भाई साहब, है ना, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और अगर हम बात करें भाई साहब भूख हड़ताल को लेकर, है, तो एक नाम आता है इरोम चानू शर्मिला, है ना, गूगल करिएगा भाई साहब, सबसे लंबी भूख हड़ताल तो उन्हीं के द्वारा की गई है भारत में भाई साहब तक, है ना। और भूख हड़ताल जो है वो भाई साहब अगर हम बात करें तो वो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। अब वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन है भाई साहब, है, क्योंकि भूख हड़ताल से सीधी सी बात है, देखो अभी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, है ना, 8 से 9 किलो वजन कम हो गया भाई साहब, सीधी सी बात है, आप एक दिन भूखा रहकर देखो, पता लग जाएगा आपको भाई साहब, वो बंदा आप सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए कितना बड़ा एक अभियान चला रहा है ना, सोचिए आप। तो अभी आप खुद एक दिन भूखा रह के देखो भाई साहब, एक दिन, है ना, हम जब कभी व्रत वगैरह रह जाते हैं, है ना, मोस्टली जैसे जन्माष्टमी वगैरह का व्रत होता है, व्रत रह जाते हैं भाई साहब, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है हमें, ऐसा लगता है चिड़चिड़े से हो जाते हैं, सोचो आप। तो भाई साहब ये बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, विद्यार्थियों के हित के लिए चलाया जा रहा है, और सल्यूट करता हूं भाई साहब मैं उस बंदे को जो इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है ना। तो समझिए बात को आप, ये यहां जब हम बात कर रहे हैं, अब आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भूख हड़ताल जो है वो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया है। ठीक है भाई, तो ये यहां पे हमने बात करी। अब इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित वाला बात थी भाई साहब कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत तो ये है, और अनुच्छेद 19(2) से ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्रत्येक पर तार्किक प्रतिबंध आता है। तो देखो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है भाई साहब, तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद आ जाता है वो आ जाता है, ये कौन सा आ जाता है, सॉरी ये आ जाता है भारत में अबाध। देखो अनुच्छेद 19 मैंने बताया ना, 19(1) में तो वो है, 19(2) में आ जाता है क्या कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, 3 में क्या आ जाता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, संघ में इसमें चौथा आ जाएगा। देखो इसमें देखते चलो, इसमें एक एक बढ़ते चलो आप, है ना, 19(1) तो 19(2) में क्या आ गया भाई, ये 19(2) में हो गया, ये 19(2) में हो गया, ये 19(3) में हो गया, ये 19(4) में हो गया, ये 19(5) में हो गया, ये 19(6) में हो गया, और ये 19(7) में हो जाएगा, है। अब आप देखो कौन सा है अनुच्छेद 19(6). अनुच्छेद 19(6) में क्या है, निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है, जबकि ये तो यहां घूमने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, घूमने की बात कर रहा है। इसका मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है भैया। कौन सा सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां से आगे की चर्चा हम करने वाले हैं अगले एपिसोड के अंतर्गत, पार्ट 2 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। और भाई साहब कल हमारी थ्योरी वाली क्लास होगी पॉलिटी की, वहां जरूर जुड़िएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।